मेरा नाम समय है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। इस वक्त मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए बेंगलोर आया हूँ। बेंगलोर में हमारा कॉलेज शहर से बाहर है, यानी कि 10 किलोमीटर बाहर की तरफ। पहले तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं कॉलेज के हॉस्टल में रूम ले लूं। फिर यहाँ के कुछ सीनियर से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ हॉस्टल में बिल्कुल रूम मत लेना, कुछ भी साफ सफाई नहीं करते। यहाँ के स्टाफ और यहाँ का खाना उतना ज्यादा टेस्टी भी नहीं है। तुम एक काम करो, शहर में पीजी ढूंढ लो। बाकी कॉलेज तक जाने के लिए बीएमटीसी बसेस तो हैं ही। बस एक यही कारण था। मैंने पिताजी से कहा कि यहाँ सब लोग ऐसा कह रहे हैं कि हॉस्टल अच्छा नहीं है। पर खैर, हमने एडमिशन का काम खत्म किया और शहर की ओर बढ़ चले पीजी प्राइवेट रूम लेने के लिए। वैसे पहले तो पिताजी ने मना किया, लेकिन मैंने माँ की मदद से पिताजी को पीजी रूम के लिए मना ही लिया। हमें 4 मंजिल वाला पीजी मिला। उस पीजी का नाम सृष्टि बॉयज प्लेइंग गेस्ट हाउस था। उसमें मुझे 3rd फ्लोर पर रूम मिला। वैसे तो उस पीजी का कॉरिडोर ग्लास से कवर था और ठीक सामने वाली बिल्डिंग एक गर्ल्स पीजी था। हमारी बिल्डिंग और वो सामने वाली बिल्डिंग दोनों आमने सामने थी, इसीलिए गर्ल्स पीजी के नीचे लड़के बहुत ताक झांक करते थे, लेकिन उनका कॉरिडोर फुल्ली कवर था, जिसकी वजह से कोई भी बाहर ताक झांक नहीं कर सकता था। वहां पर सुसाइड का भी कोई खतरा नहीं था। खैर, मैंने बीएमटीसी बसेस से कॉलेज जाना शुरू कर दिया। ऐसे ही लगातार 2 हफ्ते बीत गए, जिसके बाद मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई जो कि मेरी ही क्लासमेट थी। वो ठीक मेरे पीजी के सामने वाले पीजी में रहती थी। उसका नाम श्रद्धा है और वो एक बहुत ही सुशील लड़की है। वो ठीक दिल्ली के पास वाले छोटे शहर से थी। उसके पिताजी एक एनजीओ चलाते हैं जहां हर एक गरीब और अनाथ बच्चों का पालन पोषण होता है। ये काम श्रद्धा के दादाजी ने शुरू किया था। उसके बाद उनके पिताजी से संभाल रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ 2 महीने में मेरी श्रद्धा से बहुत गहरी दोस्ती हुई। हम जब भी मिलते थे, हम एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे का हालचाल पूछते थे। हम दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज किया था। हम अक्सर मॉल घूमने जाया करते थे। हम कई जगह घूमने भी गए। ऐसे धीरे धीरे करते करते हम दोनों एक दूसरे के प्यार में गिर गए। लेकिन दोस्तों, एक बात थी, हमने पूरी इंजीनियरिंग के टाइम पर कोई भी गंदी हरकतें नहीं की, जो कि हमें इस उम्र में नहीं करनी चाहिए। पर खैर, हमारा इंजीनियर का फर्स्ट ईयर खत्म हुआ। फिर एक दिन श्रद्धा ने मुझसे कहा कि यार समय, ये पीजी मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि तुम्हारे पीजी के लड़के मुझे और बाकी सारी लड़कियों को गंदी नजरों से देखते हैं। क्या तुम कहीं और पीजी ले सकते हो? दोस्तों, मुझे तो पहले ही पता था, लेकिन जब श्रद्धा ने कह ही दिया तो मैंने भी ठीक है कहा, क्योंकि ये बात मैं पहले से ही नोटिस कर चुका था। और हाँ, एक बात और थी कि हम दोनों ने अभी कन्नड़ा लैंग्वेज सिर्फ 1 साल में ही अच्छी तरह से सीख चुके थे, तो अभी लैंग्वेज प्रॉब्लम तो हमें बिल्कुल नहीं होने वाली थी। इसके बाद मैंने और श्रद्धा ने मिलकर दूसरा पीजी ढूंढा। लगभग 7 या 8 दिन के बाद 2 अच्छे पीजी मिले, जिसमें सेम वही एक लड़कों का था और दूसरा लड़कियों का। यहाँ एक सबसे अच्छी खास बात थी, कोई भी लड़का इस पीजी के आसपास भटकता नहीं था। सच कहूं तो श्रद्धा मुझसे बहुत खुश थी कि मैंने उसके लिए उसका मनपसंद पीजी ढूंढा। मेरा और उसके पीजी के बीच में डिफरेंस तकरीबन 2 किलोमीटर का था। दोस्तों, अब असली कहानी शुरू होती है। श्रद्धा के पीजी के पास लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक सिंपल और अच्छा सा साफ होटल था। वहां उस होटल के मालिक का एक 10 साल का श्याम नाम का एक बेटा था। वो श्रद्धा को श्रद्धा आका बोलता था। आका यानी हिंदी में दीदी। वो लड़का ठीक सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाता था और दोपहर में अपनी पढ़ाई खत्म करके अपने माता पिता की मदद करने होटल में आ जाता था। दूसरी तरफ श्रद्धा, वो अपने घर की एक लौती लड़की थी। उसके कोई भी भाई या बहन नहीं थे, इसीलिए वो श्याम को अपना छोटा भाई मानती थी। कभी कभी वो उसके लिए चॉकलेट भी लाती थी और तो और वो उसकी पढ़ाई में हेल्प भी करती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि श्रद्धा के पिताजी एनजीओ चलाते हैं, इसीलिए श्रद्धा बच्चों की तकलीफों को बहुत अच्छे से समझती थी। खैर, धीरे धीरे हमारा 2nd ईयर इंजीनियरिंग खत्म हुआ और श्याम की भी उस साल की पढ़ाई खत्म हुई। अब ये 3rd ईयर की इंजीनियरिंग का समय था। श्याम 5वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था। आपको एक दिन की बात बताता हूँ। मैं और श्रद्धा उन्हीं के होटल में नाश्ता कर रहे थे। लगभग सुबह के 10 या 10:30 बजे का टाइम होगा। उस दिन हम कॉलेज नहीं गए थे, पर नाश्ता करते करते श्याम रोते हुए अपनी माँ के पास आकर और तेजी से रोने लगा। श्याम के माता पिता पूछने लगे कि बेटा क्या हुआ, आखिर तुम ऐसे क्यों रो रही हो? और तो और
तुम स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गए? ये बात उन्होंने कन्नड़ा लैंग्वेज में कही थी और खुशी की बात हमारे लिए ये थी कि हमें वो लैंग्वेज समझ आ रही थी और तो और हम बदले में जवाब भी दे सकते थे। इतना हम सीख चुके थे। श्रद्धा उस बच्चे के पास गई और उससे प्यार से पूछा कि बेटा क्या हुआ, आज स्कूल में किसी ने डांटा या किसी से लड़ाई हुई? थोड़ी ही देर में श्याम ने कहा कि दीदी मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि मैंने अभी तक स्कूल की फीस जमा नहीं की। आज स्कूल में मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर स्कूल की फीस जमा नहीं कर सकते तो तुम स्कूल नहीं आ सकते। ये बात सुनने के बाद श्याम के पिताजी और माताजी भी रोने लगे। श्रद्धा को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो तो पुलिस कंप्लेन करने की बात कर रही थी, लेकिन मैंने श्रद्धा को रोक के कहा कि रुको, मैं एक बार इनके पिताजी से बात करता हूं। मैंने पूछा कि आप लोग फीस क्यों नहीं दे रहे, क्या आपके साथ कोई दिक्कत हुई है? श्याम के पिताजी ने रोते रोते कहा, नया साल है इसीलिए होटल का रेंट और डिपॉजिट ओनर ने ज्यादा कर दिया है और जहां मैं रहता हूं वहां का रेंट भी अब ज्यादा हो गया है। हम बहुत गरीब हैं इसीलिए मैं फीस नहीं भर पाया। मैंने उनसे कहा कि अंकल कोई बात नहीं, श्याम मेरे भाई जैसा है और मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूं। आप सबसे पहले ये बताइए कि स्कूल की फीस कितनी है, क्या पता हम आपकी मदद कर पाए। पिताजी ने कहा कि इसके स्कूल की फीस 2000 है। दोस्तों 2007 के समय 2000 रुपए बहुत बड़ी बात थी। मैं और श्रद्धा दोनों मिलकर पैसे निकाल कर लाए। इसके बाद हम दोपहर को श्याम के स्कूल की फीस भी जमा करके आए। श्याम अपनी दीदी से बहुत खुश था, पर वो कहीं ना कहीं ये बात जानता था कि आज नहीं तो कल ये 2000 श्रद्धा दीदी और समय भैया को वापस देना होगा। कहीं ना कहीं वो छोटा सा बच्चा इस बात से दुखी भी था, लेकिन श्रद्धा ने होटल के मालिक से साफ साफ कहा कि अब आपको 2000 वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन हमने श्याम के स्कूल की फीस पे की थी वो फ्राइडे का दिन था और सैटरडे कोई फेस्टिवल की वजह से स्कूल और कॉलेज का हॉलीडे था। इसी वजह से हम फ्राइडे कॉलेज नहीं गए थे और वीकेंड अच्छे से बीते, इसीलिए हम फ्राइडे नाइट ट्रिप पर जाने वाले थे और इसकी तैयारी के लिए हमने कॉलेज से पहले ही छुट्टी ले ली। दोस्तों इन सबके बीच श्रद्धा एक बात नोटिस कर रही थी कि श्याम 2000 लौटाने की बात से बहुत दुखी था। इसीलिए श्रद्धा ने कहा कि क्यों ना हम इस बच्चे को भी ट्रिप पर ले जाते हैं। बेचारा छोटा बच्चा है, पता नहीं जिंदगी में कभी कहीं घूमने गया भी या नहीं। मैंने कहा कि अगर तुम्हारा मन है तो उससे पूछ लो, बाकी उसके पिताजी से भी तो पूछना पड़ेगा। श्रद्धा ने जब बात की तो पिताजी मान गए। फिर ठीक रात के 9 बजे मैंने श्याम के पिताजी को कॉल किया। मैंने उनसे कहा कि आप 10 बजे के आसपास श्रद्धा के रूम के पास श्याम को लेकर आइए। अंकल ठीक समय पर पहुंच गए। दोस्तों कार से हमारा ये ट्रिप शुरू हुआ था। कार में समय, श्रद्धा, रिया, तेजस, श्रेया और सिद्धार्थ थे। हम सबके सब क्लासमेट हैं। सिद्धार्थ और श्रेया भाई बहन हैं। हमारी ट्रिप में जो श्रेया थी सिद्धार्थ की बहन, उससे श्याम की दोस्ती हुई। हालांकि श्रेया 8वीं क्लास की बड़ी लड़की थी, लेकिन वो दोनों बच्चे अच्छे दोस्त बने। दोस्तों हमारा ट्रिप कहाँ का था ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो जगह भारत के दक्षिण भाग का बहुत फेमस जगह है। पर खैर हम सुबह 5 बजे वहां पहुंचे। फिर हमने एक अच्छा सा होटल लिया जिसमें हमने 2 रूम बुक किए, एक रूम में लड़कियों के लिए और दूसरा हम लड़कों के लिए। सबने नहा धोकर नाश्ता किया, लेकिन शाम को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी 2000 रुपए लौटाने की सोच रहा है। वो ज्यादा खुश नहीं था। श्रद्धा ने उसे गले से लगाकर समझाया कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम अब दोबारा स्कूल जाओगे, बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अभी एंजॉय करो। हम सबके सब होटल से बाहर निकले। उस टाइम पर स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था, इसलिए मेरे पास एक अच्छा DSLR कैमरा था। हमने बहुत अच्छी अच्छी फोटो खींची। श्याम भी बेहद खुश था। जहां हम घूमने गए थे वहां बहुत ठंड थी। हमने एक टी स्टॉल पर चाय भी पी। मैं श्याम से कन्नड़ा लैंग्वेज में बात कर रहा था। बात करते करते हमारी बात भूत प्रेतों पर शुरू हो गई, जैसे कि भूतों से हम नहीं डरते, ये कहाँ होते हैं, वगैरह वगैरह। उसी बीच जो टी स्टॉल का मालिक था वो हमारी बातें सुनते सुनते बोला, बच्चे भूत सच में होते हैं और तो और इनकी बातों को ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों हम अंकल की बात सुनकर सबके सब हंसने लगे, लेकिन अंकल ने हमें फिर से कहा कि हंसने की बात नहीं है, मैंने खुद भूत को देखा है। आप लोगों को यकीन नहीं हो तो यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पर एक बंगलो है जिसका नाम था शांति निवास। वो बंगला उस जमाने में इस गांव का सबसे बड़ा बंगला था और तो और वो बंगला रुद्र प्रसाद नाम के
एक व्यक्ति ने बनवाया था। पहले तो शांति देवी के पिताजी शादी के लिए मान नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने रुद्र प्रसाद से कहा कि तुम्हें 2 साल का टाइम देता हूं, तुम अपने लिए बेंगलोर में और मेरी बेटी के लिए अगर 2 घर बनवाओगे तभी मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच सकता हूं। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, रुद्र प्रसाद जी ने 1.5 साल में ही घर बनवा कर दिखाया। उन्होंने बेंगलोर में एक नॉर्मल घर और शांति देवी के नाम पर गांव में एक बंगलो बनवाया, जिसके बाद शांति के पिताजी बहुत खुश थे। शादी शांति निवास में ही तय की गई, लेकिन शादी से 1 दिन पहले शांति की छत से गिरकर मौत हो गई। आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद पैर फिसल गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उस वक्त शांति देवी की एक दूर की बुआ आई थी। वो शांति देवी के घर वालों से बहुत जलती थी। वो शांति की जगह अपनी बेटी की शादी उससे करवाना चाहती थी, क्योंकि रुद्र प्रसाद बड़ी कंपनी में एक सीईओ फाउंडर थे। वो अमीर घर से भी थे और ये बुआ वाली बात रुद्र प्रसाद जी भी जानते थे। उन्होंने उस वक्त शादी के लिए मना किया था। मेरा तो मानना है कि उसकी बुआ ने उसे धक्का मारा था, जिसके कारण शांति की मौत हुई। लेकिन ये धक्का देने वाली बात कोई जानता नहीं था, और जब रुद्र प्रसाद जी को पता चला कि शांति देवी की मौत हुई है, तो ये बात सुनकर वो एकदम पागल हो गए। 5-6 दिन बाद उन्होंने भी उसी छत से कूदकर अपनी जान दे दी। लोग कहते हैं कि आज भी उन दोनों की आत्मा उसी शांति निवास की छत पर रात को दिखाई देती है। सच कहूं तो मैंने भी उनकी आत्मा को रात को छत में देखा है। कई बार तो उस बंगले से चिल्लाने की आवाज भी आती है। हालांकि इस बात को अब 20 साल हो चुके हैं। यकीन मानो, तुम लोग वहां बिल्कुल मत जाना, और हो सके तो कोई और शहर घूमने जाना। इतना कहकर टी स्टॉल का मालिक चुप हो गया। दोस्तों, टी स्टॉल वाले अंकल की बात सुनने के बाद हमारा ध्यान अब उसी तरफ जा रहा था, लेकिन श्रद्धा ने हमें वहां साफ साफ जाने से मना किया, क्योंकि साथ में बच्चे भी थे। पर हमने जैसे तैसे उसे मनाया कि कुछ नहीं होगा, सिर्फ बाहर से देखेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। कुछ देर बाद वो मान गई। समय रात के 11 बजे थे। होटल स्टाफ सोने के बाद हम बाहर आए और उसी रास्ते पर चलने लगे जहां वो बंगला था। तकरीबन 20 मिनट बाद हम उस जगह पर पहुंचे। बंगला देखने में एकदम खंडर था। धीरे धीरे वहां हमें 10 मिनट हुए, फिर 15, आधा घंटा हो चुका। तकरीबन आधे घंटे बाद हमें वहां कोई भी नहीं दिखाई दिया। श्रद्धा को गुस्सा आ रहा था। कहने लगी कि चलो यहां से, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जैसे ही गाड़ी पीछे घुमाने वाला था कि तभी श्रद्धा ने हाथ पकड़कर धीरे से कहा कि समय, वहां ऊपर देखो। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, जब हमने ऊपर देखा तो डरावनी शक्ल वाली औरत उस बंगलों की छत पर उड़ रही थी। ये सब देखकर श्याम और श्रेया जोर से रोने लगे, क्योंकि वो तो छोटे बच्चे थे। थोड़ी ही देर बाद उस छोटे बच्चे को न जाने क्या हुआ। श्याम दरवाजा खोलकर धीरे धीरे आगे उसी बंगलों की तरफ बढ़ने लगा। मैंने श्याम से कहा कि रुको, कहां जा रहे हो? लेकिन वो मेरी बात नहीं माना, और ना ही वो पीछे मुड़कर देख रहा था। वो बस धीरे धीरे आगे जाता ही जा रहा था। मैंने तुरंत भागकर उसका हाथ पकड़ा। सच कहूं तो मुझे एकदम से बिजली का झटका लगा। श्याम एकदम होश में आ गया। कहने लगा कि मैं इतने आगे कैसे आया। उसने जब ऊपर की ओर देखा तो नजारा वही था। इसके बाद श्याम जोर से चिल्लाया और पीछे की तरफ भागकर रुक गया। लेकिन फिर अचानक न जाने श्याम को क्या हुआ, वो दोबारा आगे की तरफ बढ़ने लगा। उसी बीच मैंने देखा कि किसी एक आदमी ने श्याम का हाथ पकड़ा और उसके सर पर कुछ लगाया और ठीक कुछ मंत्र बोले। इसके बाद श्याम सीधा बेहोश हो गया। मैंने थोड़ा आगे जाकर देखने की कोशिश की तो पता चला कि ये तो वही चाय वाला था। उस चाय वाले ने कड़क आवाज में कहा, बच्चों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें इस बंगले के बारे में नहीं पता? जाओ यहां से। मैंने बस उनका शुक्रिया किया और चुपचाप वहां से निकल गए। लेकिन एक बात अजीब थी, वो आदमी पहले पतला था, लेकिन अभी मुझे कुछ मोटा सा दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसने हमें जाने का इशारा किया। दूसरी तरफ मुझे चिंता हो रही थी। श्याम बेहोश था। उस आदमी ने हमें कुछ विभूति भी दी। बस उसने ये कहा था कि ये सुबह तक ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। इतना कहकर उस आदमी ने हम सबको देखा और मुस्कुराकर चला गया। दोस्तों, इन सबके बीच मुझे एक बात पता नहीं चली कि वो चाय वाले अंकल को कैसे पता चला कि हम आज ही रात को यहां आने वाले हैं। खैर, थोड़ी ही देर में हमारा होटल आया और हम अंदर जाकर सो गए। सुबह उठकर सबसे पहले हम वो चाय वाले अंकल के पास गए। हमने उन्हें धीरे धीरे सब कुछ बताया, पर हमने ये नहीं कहा कि रात को आप भी आए थे। उल्टा वो तो ये बात सुनने के बाद हम पर बहुत भड़क गया और डांटने लगा
श्रद्धा उनसे माफी मांगने लगी। तब जाकर कहीं उसका गुस्सा कम हुआ। थोड़ी ही देर में उसने हमें चाय दी। चाय पीते पीते मैंने कहा कि अगर आप कल रात को नहीं आते तो पता नहीं हम शाम को कैसे बचा पाते। चाय वाला मेरी बात सुनने के बाद बड़े आश्चर्य तरीके से देखने लगा। कहने लगा कि मैं वहां कब आया था, मेरा घर तो दूसरी तरफ है। मैंने कहा नहीं अंकल, आप ही थे, आपने ही तो हमें बचाया था। बस आप रात को थोड़े मोटे कैसे हुए ये मुझे समझ में नहीं आया। दोस्तों, मैंने जैसे ही मोटे होने की बात कही तो चाय वाले अंकल की आंखों में आंसू आ गए। श्रद्धा अचानक से सॉरी अंकल कहने लगे। शायद उन्हें कुछ हुआ होगा। अंकल कहने लगे कि कल रात को जिसने तुम लोगों को बचाया था और जिसे तुमने देखा था, तुम्हें मालूम है वो कौन है? वो मेरा जुड़वा भाई था। आज से 2 साल पहले वो रात के 12 बजे हमारी चाय की दुकान बंद करके उसी रास्ते घर को जा रहा था। न जाने उसके दिमाग में ऐसा क्या आया, वो उसी घर में चला गया। सुबह होने के बाद मुझे पता चला कि मेरा भाई अब तक घर नहीं पहुंचा। मैंने अपने दोस्तों के साथ उसे ढूंढना शुरू किया। मुझे उसकी डेड बॉडी बंगलों के बाहर बुरी हालत में मिली। इसके बाद अंकल ने टाइम देखा और हमसे कहा कि तुम लोग अभी होटल रूम में जाओ, और हाँ, अगर सब लोग उठ गए हैं तो नहा धोकर सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर जाओ, तभी सब कुछ ठीक होगा। हम तुरंत होटल की तरफ गए और सब के सब नहा धोकर हनुमान जी के मंदिर पे गए। दोस्तों, इसके बाद हम सब लोग आराम से बेंगलोर वापस आ गए। श्रद्धा ने श्याम से प्रॉमिस किया था कि अगर वो इस साल स्कूल में अच्छे मार्क्स लाएगा तो वो उसको एक साइकिल दिलाएगी। श्याम अपनी क्लास में 95% लेकर पास हुआ और वादे के मुताबिक श्रद्धा को उसको साइकिल दिलानी पड़ी। आज मेरी श्रद्धा से शादी हो चुकी है और हम दिल्ली में ही काम करते हैं। दूसरी तरफ श्याम एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है जो कि चेन्नई में काम करता है। वो आज भी अपनी दीदी श्रद्धा के साथ कांटेक्ट में है। मैंने हाल ही में सुना कि उस खंडर को गिरा दिया गया है। और तो और सबसे बड़ी बात, जो शांति देवी की बुआ थी वह पूरी तरह पागल हो चुकी है। दोस्तों, कहानी के अंत में इतना ही कहूंगा कि मुझे भी नहीं पता कि वो कौन सा गांव और बंगलो था, क्योंकि जो समय जी थे वो हमारे कॉलेज में एक दिन सेमिनार देने आए थे और उन्होंने ही ये कहानी सुनाई थी। बस मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि आप सभी कमेंट्स में बताएं कि वो कौन सा गांव हो सकता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपने ये कहानी पूरी सुनी है तो इसी के साथ मैं आपको एक और कहानी सुनाना चाहता हूं जो कि एक ऐसे इंसान की है जो था तो नालायक, लेकिन उसके जीवन में क्या हुआ वो तो आपको कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी आप बीती सुनाने जा रहा हूं, शायद आप इसे सच मानो या ना मानो, पर किसी के ना मानने से कोई चीज झूठी तो नहीं हो जाती। एक बार इस बारे में जरूर सोचना। खैर, बात तब की है जब मुझे मेरे पिताजी निकम्मा होने के ताने मारते हुए रोज डांटते थे। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता था और मैं बस अब अपनी जिंदगी से दुखी होकर एक ऐसे रास्ते पर निकल गया जो शायद मुझे मौत के करीब ले जाती। साथियों, आंखों में आंसू हो और मन में दुख, किसी के भी डर के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन मैं रागीरपुर के जाने वाले धूल भरे रास्ते पर चल रहा था। पेड़ों की घनी छांव के नीचे धूप से बचते हुए कुछ ही देर में सूरज डूबने वाला था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने हमेशा इस सुनसान गांव के बारे में कहानियां सुनी थी जहां शाम ढलने के बाद कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि मेरा दुख दर्द और निराशा मुझे वहां जाने को प्रेरित कर रही थी और मैं चुपचाप चल दिया। कुशीनगर जिले से मेरे गांव से कुछ ही दूरी पर पड़ता था। बड़े होते होते मैंने वहां जाने वाले हर व्यक्तियों के साथ ऐसी खौफनाक घटनाओं की अनगिनत कहानियां सुनी थी। इन कहानियों का सबसे डरावना हिस्सा गांव से होकर बहने वाली एक नदी थी। एक ऐसी नदी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे हत्या की गई बच्चों की आत्माओं ने श्राप दिया है। ये मौत और प्रतिशोध की नदी थी। एक ऐसी जगह जहां अलौकिक शक्तियां जीवित लोगों पर हावी थी। दोस्तों, जब मैं गांव के पास पहुंचा तो सबसे पहली चीज ने मुझे चौंकाया। वो थी शांति। कोई पक्षी नहीं चहचहा रहा था, न कोई मक्खी भिनभिना रही थी। यहां तक कि पत्तों की सरसराहट में भी मौन थी। ऐसा लग रहा था मानो कि गांव में हमेशा शमशान घाट की शांति की स्थिति बनी हुई थी। ये शांति किसी भयानक घटना के होने का इंतजार कर रही थी। पुराने घरों के खंडर शांत चौकीदार की तरह खड़े थे। उनकी खिड़कियां अंधेरी खाली आंखों की तरह खुली हुई थी। मैं टॉर्च लेकर आया था, लेकिन उसकी रोशनी
अंधेरे के सामने कमजोर लग रही थी। मैं जितना गांव में अंदर गया उतना ही बुरा लगने लगा। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अनजान चीज के करीब पहुंच रहा हूं। कुछ ऐसा है जो हर चीज को डरावना बनाने की शक्ति रखता हो। मैं ठीक गांव के बीच में पहुंचा जहां एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी मुड़ी हुई जड़ें किसी विशालकाय उंगलियों की तरह जमीन पर फैली हुई थी और इसकी शाखाएं बाहों की तरह फैली हुई लग रही थी। देखकर ऐसा लगता था कि जैसे मुझे अभी लपेट लेगी। मैं उस वक्त हवा में ठंडक महसूस कर सकता था, एक ठंड जो मेरी हड्डियों में समा गई। अचानक मेरी सांसें धीरे धीरे बढ़ने लगी। खैर, मैंने आराम करने का फैसला किया और बरगद के पेड़ के पास एक टूटे हुए पत्थर पर बैठ गया। मैं जैसे ही बैठा ही था कि तभी मैंने सुना एक हल्की फुसफुसाहट जो कि पत्तों से आ रही थी। मैंने इस आवाज को सुनने के लिए जोर लगाया और वो आवाज और तेज हो गई। ध्यान से सुनने पर पता चला ये एक लड़की की आवाज थी जो कि दुख और गुस्से से भरी थी। उस आवाज ने मुझसे कहा, तुम यहां क्यों हो? मेरे दिल में अचानक सिहरन पैदा हो गई। मैं उछल पड़ा। मेरी टॉर्च की किरणें बेतहाशा इधर उधर घूम रही थी। वहां कोई नहीं दिख रहा था। आवाज हर जगह से और कभी एक साथ चारों ओर से आ रही थी। मेरा दिल बेचैन हो रहा था, धड़कनें बढ़ती जा रही थी। मैं अपने शरीर से पसीना टपकता हुआ महसूस कर रहा था। सच कहूं तो मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। मैंने हकलाते हुए उम्मीद से कहा। मैंने कहा, मुझे ऐसा लगा शायद कि जो भी मुझसे बात कर रहा था वो मेरी आवाज में ईमानदारी सुन सके। मेरी बात के जवाब में उसने एक अजीब सी हंसी हंसी। वो बड़े ही भयावह तरह से हंसी, जो उसकी आवाज पूरे खाली गांव में गूंज उठी। कोई नुकसान नहीं। इसके बाद मुझे एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ जो कि इतना तेज था कि मेरा संतुलन बिगड़ गया। मैं लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। मेरी टॉर्च बगल में लुढ़क गई। मैंने ठीक उसी अंधेरे में एक अजीब सी आकृति को देखा जिसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकती हुई दिखी। मैंने हताश होकर अपनी टॉर्च ढूंढी और उसे वापस चालू करने में कामयाब रहा। मेरी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई एक भयावह आकृति की तरफ गई जिसकी आंखों में दुख और क्रोध का मिश्रण था। उसका पूरा शरीर पारदर्शी था। वो एक बुझती हुई मोमबत्ती की लौ की तरह टिमटिमा रही थी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें चले जाना चाहिए, इससे पहले बहुत देर हो जाए। चले जाओ यहां से। बस दोस्तों, मैं इतना ही सुनना चाहता था। मुझे किसी भी प्रोत्साहन की जरूरत नहीं थी। मैं चुपचाप मुड़ा और आंख बंद करके बहुत तेजी से भागा। भागते वक्त आवाजें मेरा पीछा कर रही थी। इस वक्त गांव से निकलने का रास्ता पहले से ज्यादा लंबा लग रहा था। चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। मैं ठीक जैसे ही राहगीरपुर के किनारे पर पहुंचा तो मैंने एक भयानक चीख सुनी। एक ऐसी आवाज जो कि इतनी पीड़ा से भरी थी। उस आवाज ने मानो मेरे खून को ठंडा कर दिया। मैंने अपने कंधे पर नजर डाली और देखा कि आत्माएं गांव की सीमा पर इकट्ठा हो रही थी। उनके रूप बुझती हुई लपटों की तरह टिमटिमा रहे थे। वो गांव नहीं छोड़ सकते, लेकिन उनकी उपस्थिति एक चेतावनी थी जो कि शायद इस जगह के भयानक इतिहास को याद दिलाती थी। सच कहूं, मैंने तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक कि मैं अपने गांव की सुरक्षा में नहीं पहुंच गया। सच कहूं तो अपने गांव के पास पहुंचने के बाद मुझे जानी पहचानी आवाजें धीरे धीरे वापस से सुनाई देने लगी, जैसे कि झिंगुरों की चहचहाट, दूर से कुत्तों का भौंकना और मानवीय गतिविधियों को सुकून देने वाली एक अजीब सी गुनगुनाहट। तो ये रात मेरे साथ रही बहुत लंबे समय तक, जो कि इस दुनिया की सीमाओं से परे मौजूद भयावह की एक डरावनी याद दिलाती है। मैं घर जाकर सो नहीं सका। हर बार जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता तो मैंने आत्माओं के चेहरे देखे, उनकी पीड़ा भरी चीखें सुनी। तब जाकर मुझे कहीं एहसास हुआ कि कुछ जगहों को बिना छेड़े ही छोड़ देना बेहतर है। उनके रहस्य जमीन में गहरे दबे हुए हैं। एक ऐसा गांव देखा मैंने जहां अतीत मरने से इनकार करता था। वहां पर अन्याय के शिकार लोगों की आत्माएं अभी भी घूमती हैं, न्याय और बदले की तलाश में। सच कहूं तो इस अनुभव ने मुझे बदल दिया। मैं पहले से ज्यादा सतर्क हो गया। पुरानी कहानियों और परंपराओं का अब मैं बहुत सम्मान करने लगा। कुछ लोग महज इसे अंधविश्वास मान सकते हैं, लेकिन मैं बेहतर जानता हूं। मैंने अपनी आंखों से सच्चाई देखी है। और तो और अब मुझे पिताजी की डांट से इतना डर नहीं लगता जो कि मैंने उस रात देखा। कोई भी इंसान खड़े खड़े मर सकता है, वो भी बिना किसी आवाज के। दोस्तों, कई बार इंसान इतना परेशान और हताश हो जाता है कि वो कहीं भी किसी भी राह पर निकल पड़ता है,
नहीं मालूम कि आखिर मुझे ये चीजें क्यों दिखाई दी, क्योंकि इस घटना की वजह से मैं अब पूरा बदल चुका हूं। शायद ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। मैंने आज तक कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। आज मैं जॉब करता हूं और पिताजी भी मेरे से खुश हैं। शायद अगर उस रात मेरे साथ ऐसा ना होता तो मैं आज भी निकम्मा का निकम्मा ही रहता। बाकी कहानी सुनने के बाद आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।